हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबे टाइम के बाद एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आई होप अब हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने 11th में यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। इसके साथ अपन बात कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ जनरल क्लासिफिकेशन ही हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कवर कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड को। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो देखना चाहें वो प्लेलिस्ट पर जा कर के द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको सच में वो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अलग स्टूडेंट्स तक को शेयर करें। ठीक है। मेरा एक मानना है कि हम एक अच्छी शिक्षा बच्चों तक घर पे इस पेंडेमिक कंडीशन में पहुंचा पाएँ। तो अब टाइम नहीं ख़राब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम्स में भी देखते हैं तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को थोड़ा बायोमॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आई होप मैं इसको बहुत इजी बना सकूं और आपको चीज़ों को समझा सकूं। आप इसके कंटेंट को थोड़ा इम्पोर्टेंट का समझिए और उसके बेस पर अपन इसको समझ सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन वो बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है। क्लास 11th से है ये। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हैशटैग गोविंद बायोलॉजी के नाम से अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को आप समझिए, पहले मैं लिख देता हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में अपन कुछ माइक्रोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और कुछ मेगा मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो मैक्रो और माइक्रो की जब अपन बात करेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स में इनको कंसिडर किया जाएगा। इससे पहले आपको समझना होगा कि हम बायोमॉलिक्यूल को यहाँ लिविंग थिंग के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब होता है लिविंग, सॉरी बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स लिविंग सेल्स में प्रेजेंट हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जिसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अगर हम एक एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की स्टडी करें कि हमारे सेल में क्या है, तो आपको पता होगा कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शन यूनिट योर लाइफ। कि इसके अंदर अगर अपन बात करें सेल की, तो सेल में देखिए कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे पहले बात करें तो यहाँ देखिए आप वाटर। वाटर सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है, इसे मैं लिख देता हूँ मोस्ट अबंडेंट। ठीक है। 70 to 90% होता है। इसके बाद प्रोटीन्स, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में मेजरली पढ़ेंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो अगर अपन यहाँ रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी बात कर रहे हैं अपन। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट in your cell, most abundant in your cell। आपकी बॉडी में प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। ये लगभग 10 to 15% होते हैं। हमारी हर सेल को मैन्युफैक्चर्ड करने का बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इन्हें कह सकते हैं, प्रोटीन का ही सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% होता है, एक सेल की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। लिपिड्स 2% होते हैं, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होते हैं और आयंस 1% होते हैं। तो आपको ये एक एनसीईआरटी का फिनोमिना है जिसे बिल्कुल याद रखना है कि वाटर 70 to 90% है। इसके साथ अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, इसके साथ लिपिड 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है और आयंस 1% है।
अब बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या समझना होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपने एक बात सुनी होगी, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कुछ सिंपल यूनिट्स काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम देखें तो सबसे बेसिक यूनिट सबसे पहले होगी एटम। ठीक है, इस एटम से मिलकर बना है कोई मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है कोई सेल, और सेल से मिलकर बना है एक ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद अगर अपन देखें तो टिश्यू बनाते हैं एक ऑर्गन, और ऑर्गन से बन के आता है एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, और ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया है। तो यानी एटम ने मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाया, टिश्यू से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल एक बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो इस बेसिक यूनिट यानी सेल की अगर एक बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो सेल में एक्चुअली होता क्या क्या है, सेल को अगर हम जानना चाहें तो सेल को कैसे पता करें कि सेल में एक्चुअली होता क्या है, तो इसे आप समझने के लिए थोड़ा सा समझिए। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एक सेल की। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एक एक्सपेरिमेंट बेस आपको समझाती है कि बायोमोलिक्यूल्स को अपन हम किस तरह से चीज़ों को डिफाइन करें। तो उसे समझने के लिए आप एक बार कोशिश कीजिए। देखिए, समझिए, सपोज कीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में हम या तो कोई एलोवेरा लीफ ले सकते हैं, या कोई एक पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, लीवर का एक टुकड़ा ले सकते हैं, जिसको हम एस्टिमेट करेंगे कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अपन यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टमेटिक चीज़ें से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ एलोवेरा लीफ है। ठीक है, ये एक एलोवेरा लीफ है। हम इसे एस्टिमेट करना चाहते हैं सॉरी, ये हम इसे एस्टिमेट करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है एलोवेरा लीफ में। अगर आप देखें तो यहाँ, तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जो ये एलोवेरा लीफ है, इस एलोवेरा लीफ को हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ करते हैं मोटार एंड पेस्टल। आपने देखा होगा अपने घर पर कि हम किसी चीज़ को कूटने के लिए एक मोटार एंड पेस्टल का यूज़ करते हैं। ये है मोटार एंड पेस्टल। ठीक है, जो ये मोटार एंड पेस्टल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इस एलोवेरा लीफ को यहाँ क्रश करना चाहते हैं। अब एलोवेरा लीफ को क्रश करने के लिए हमने यहाँ पर एलोवेरा लीफ को क्रश करने के लिए इसे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में चेंज करके इसे यहाँ डाल दिया है। लेकिन इसके लिए हम, कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ट्राई क्लोरो एसेटिक एसिड। क्या यूज़ करने वाले हम यहाँ, ट्राई क्लोरो एसेटिक एसिड। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या करेगा, इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम आसानी से इन्हें एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये एक स्लरी बन जाएगा, एक थिक स्लरी बन जाएगा, यहाँ रिजल्ट होगा एक थिक स्लरी। ठीक है, एक थिक स्लरी बन जाएगा।
इस स्लरी को हम एस्टिमेट करने के लिए, पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फनल लेते हैं। हम यहाँ एक फनल कीप ले लेते हैं और इस फनल पे हम एक कॉटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपने कुछ इस तरह का ही देखा होगा। ये कोई एक फनल है, ये कोई एक फनल है और इस फनल को हमने एक दूसरे अदर बीकर में रख दिया है और इस पर एक कॉटन क्लॉथ लगा दिया गया है। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोटिक एसिटिक एसिड पर यहाँ पर क्या हुआ, ये सेल थिक स्लरी में चेंज हो गया। यहाँ पर हमने एक फनल कीप लगा दिया है और इस फनल कीप से हम इसे छान रहे हैं। तो छानने के लिए हमें थिक स्लरी को यहाँ डालना होगा। तो कुछ चीज़ें छनकर नीचे चली जाएंगी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट जो छनकर नीचे आया है, और जो ऊपर रह गया है इसे आप कह सकते हैं रिटेंटेट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए प्रेसिपिटेट है और रिटेनेट है। तो यहाँ देखिए जो रिटेनेट है, जो छन नहीं पाया है, तो वो कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो छनकर नीचे चले गए हैं यानी एसिड में सॉल्युबल हो गए हैं, क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटिक एक एसिड था जिसमें बायोमोलिक्यूल सॉल्युबल हो सकते हैं। तो क्या मैं इसे एसिड सॉल्युबल पूल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक एसिड सॉल्युबल पूल, और ये एक एसिड नॉन सॉल्युबल पूल रह गया। अब ये रिटेंटेंट वाले पार्ट में अगर आप यहाँ दो कैटेगरीज को डिफाइन कर पाएं, तो जो रिटेंटेंट है आप उन्हें कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। बोलिए क्या कहेंगे आप इन्हें, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो छनकर नीचे आ गए हैं इन्हें आप क्या कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। तो यानी अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो रिटेंटेंट की फॉर्म में रह गए हैं, और एक माइक्रोमोलिक्यूल्स जो यहाँ पर आकर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह गए हैं। तो इसका मतलब इससे हमें ये स्टडी हो जाता है कि हमारे सेल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है और एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल्स से ही मिलकर के मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं बात कर लेता हूँ, दो कैटेगरी बना लेते हैं अपन यहाँ। तो आप देखिए, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो एक लार्ज यूनिट प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या हुए यहाँ पर, मैक्रोमोलिक्यूल्स। आप यहाँ लिख सकते हैं माइक्रो और यहाँ लिख सकते हैं आप मैक्रो। इज दैट क्लियर? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स आप समझ पा रहे हैं। तो अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखें, तो अगर आप देखें मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म कर रही हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे फॉर्म वाले होंगे यहाँ पर, वो होंगे पॉलीसेकेराइड फॉर्म्स। किस फॉर्म के होंगे, पॉलीसेकेराइड फॉर्म। तो यानी इनका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड हो गया, इनका मोनोसेकेराइड हो गया। इसी तरह से अपन यहाँ देखेंगे कि एक और अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ लिपिड्स की अगर बात करें अपन, तो देखो लिपिड्स का केस थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, लिपिड्स में एक्चुअली होता क्या है कि लिपिड्स का फॉर्मेशन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स के साथ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इसे रिटेंटेंट पे रखते हैं तो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट में नहीं जा पाते। एक्चुअली क्या होता है, जब वो अल्कोहल के साथ ब्रेक डाउन करते हैं तो इट विल बी चेंज इनटू वेसिकल्स फॉर्म। वो कुछ वेसिकल्स फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और उस वेसिकल्स फॉर्म की वजह से यहाँ रिटेंटेंट में रह सकते हैं। लेकिन वी नॉट कंसिडर्ड कि लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स,
बिकॉज वो दो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, लेकिन इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि इन अभी अगर हम पढ़ेंगे आगे जा कर के कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स के बेस पर डिफाइंड किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट्स का मतलब क्या है, 800 डाल्टन से 1000 डाल्टन के बीच में अगर हम देखते हैं कि 1000 डाल्टन से ज़्यादा अगर किसी का है तो आप उसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स कह सकते हो, 1000 डाल्टन से अगर किसी का है तो आप उसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स कह सकते हो। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी उनसे कम होता है। तो लिपिड्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते अभी कंफर्म, लेकिन इनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। इट विल, यानी यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि लिपिड्स आर नॉट कंसिडर्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसके साथ हम यहाँ देखते हैं कि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। तो अब देखिए, सुनिए, यहाँ पर हमने ये चीज़ को समझा कि किसी भी सेल के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलकर के मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा, इस चीज़ को अपन यहाँ समझते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सेल में दो तरह के वेट होते हैं। एक तो होता है वेट जिसमें वाटर अमाउंट प्रेजेंट होता है, और एक होता है ड्राई वेट जिससे हम डिहाइड्रेशन के प्रोसीजर के थ्रू इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस वीडियो के दौरान कि आप बताएं कि सेल की कौन सी फेज कांस्टेंट रहेगी, यानी जिसमें बहुत कम चेंजेस नहीं होंगे। क्या वो ड्राई वेट होगा या वेट होगा? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर दीजिए कि वेट कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा या ड्राई वेट में सेल कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा, कि कुछ चेंजेस ना होंगे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये आपको बताना है। दूसरा, अब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स पे हम धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।